हर रोज़ करीब 2000 फ़्लाइट यूएस से यूरोप जाती है और इनमें से ज़्यादातर अटलांटिक ओशियन के ऊपर से यही रूट से जाती है। ये एक तरह प्लेन्स का इनविजिबल हाईवे है। इसमें सारे प्लेन एक दूसरे से 60 किलोमीटर के डिस्टेंस से उड़ते हैं। साइड वाइड इनका डिस्टेंस 30 किलोमीटर एंड एल्टीट्यूड की बात की जाए तो 1000 फीट की ऊपर नीचे होते हैं। कभी आपने खुद भी कोई वीडियो देखा होगा या खुद एक्सपीरियंस किया होगा जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्लेन एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। ऐसा ज़्यादातर यूएस टू यूरोप रूट पर होता है, पर सवाल ये है कि जब पूरा आसमान खाली पड़ा है तो फिर पायलट पूरा आसमान छोड़कर इस खास रूट को ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। प्लेन्स के इस इनविजिबल रूट को करीब 100 साल पहले ढूंढा गया था। 1920 में एक जापानीज़ मेट्रोलॉजिस्ट जिनका नाम वसुबेरु ओशी है, इन्होंने कई बैलून आसमान में एक रिसर्च के लिए भेजे थे। उन्होंने नोटिस किया कि 30 से 40 हज़ार के एल्टीट्यूड पर आसमान में एक बहुत तेज़ ताकत है जो बैलून्स को ईस्ट की तरफ बहुत तेज़ी से लेकर जाती है। उनकी इस रिसर्च पर दुनिया ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर 25 साल बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एक ऐसा वाक़या हुआ जिससे उन्होंने उस जापानीज़ साइंटिस्ट की रिसर्च को सीरियस लेना शुरू कर दिया। तब से लेकर 30 से 40 हज़ार फीट की ऊंचाई पर हवाओं के इस टनल को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। करीब पूरा साल ही ये हवाएं 250 किलोमीटर की रफ्तार से ईस्ट की तरफ चलती हैं। इनको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी नोटिस किया गया है और साउथर्न हेमिस्फेयर में भी। ये एक ट्यूब की तरह ट्रैवल करती है जिसकी चौड़ाई कई 100 किलोमीटर और मोटाई 4 किलोमीटर होती है। अब आ जाते हैं हम अपने असली क्वेश्चन की तरफ कि यूएस से यूरोप जाने के लिए सारे जहाज़ एंटार्कटिक ओशन के ऊपर एक ही रूट का इस्तेमाल क्यों करते हैं। 1952 में एयरलाइन पायलट्स ने जेट स्ट्रीम पर ध्यान देना शुरू किया था। जिस प्रकार पैसिफिक ओशन के ऊपर भी जेट स्ट्रीम पाई जाती है, वैसे ही यूएस टू यूरोप के बीच अटलांटिक ओशन के ऊपर भी जेट स्ट्रीम पाई जाती है। सफ़र के दौरान पायलट जानबूझकर प्लेन को जेट स्ट्रीम के अंदर लेकर जाते थे ताकि चलती हुई 250 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं प्लेन को आगे की तरफ पुश करती हैं। इससे जहाज़ की स्पीड भी बढ़ जाती थी, टर्बुलेंस भी कम हो जाती थी और सीधी सी बात है कि फ्यूल की बचत भी होती थी। इसी तरह यूरोप से वापस यूएस जाना हो तो पायलट किसी भी रूट का इस्तेमाल करते, पर वो गलती से जेट स्ट्रीम में नहीं जाते, उससे बहुत दूर रहते थे, क्योंकि अब ये हवाएं ऑपोजिट डायरेक्शन में होती थी जिससे जहाज़ पर उल्टा असर पड़ता था। वक्त गुजरता गया और एयरलाइन इंडस्ट्री भी काफ़ी ग्रो करती गई और अब सभी पायलट यूएस से यूरोप जाने के लिए जेट स्ट्रीम का इस्तेमाल करने लग गए थे। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जेट स्ट्रीम में बढ़ते हुए ट्रैफिक को कैसे कम किया जाए, क्योंकि इससे एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ता जा रहा था। ये काम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी कि एटीसी का होता था कि वो वेदर के हिसाब से प्लेन्स का रूट मैप बनाए ताकि जेट स्ट्रीम के अंदर कोई भी दो प्लेन आपस में ना टकरा सकें। ये तो हम सबको मालूम है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर लगे रडार जहाज़ों की लोकेशन को ट्रैक करते हैं। इस लोकेशन के बेसिस पे कि कौन सा स्पीड कितने एल्टीट्यूड पर और कितनी स्पीड से फ्लाई करेगा, ये सब एटीसी प्लेन की लोकेशन जानने के बाद ही मैनेज कर पाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन रडार की रेंज ज़्यादा नहीं होती। ये ज़्यादा से ज़्यादा 128 किलोमीटर तक की रेंज में ही कवर कर पाता है और जान पाता है कि जहाज़ों की लोकेशन क्या है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस रडार सिस्टम से जहाज़ की रेंज से बाहर निकलने के बाद कि जहाज़ की लोकेशन क्या है कैसे पता चलेगा, क्योंकि समुंदर तो हज़ारों किलोमीटर में फैला हुआ है। जहाज़ अपनी लोकेशन हर 14 मिनट में प्लेन अपनी लोकेशन सैटेलाइट या हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू रेडियो टावर को भेजते हैं, पर इन 14 मिनटों में तो कोई भी हादसा हो सकता है। इसीलिए 1965 में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। इस सिस्टम को NATOTS कहा जाता है। इस सिस्टम में अमेरिका और यूरोप के बीच चलने वाली फ़्लाइट्स के लिए मल्टीपल रूट मैप बनाए गए थे, जिनको अटलांटिक ओशन में 4 मेन सेंटर्स कंट्रोल करते हैं। पहला है न्यूयॉर्क स्टेशन, तो इस हिस्से को कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर पर कनाडा का गैंडर न्यूफाउंडलैंड है,
जो इस हिस्से को कंट्रोल करता है। तीसरा, सेंटा मरिया ओनेसिक कंट्रोल इस हिस्से को कंट्रोल करता है। और चौथा, अदर पार्ट को कंट्रोल करता है। नेट ओटीएस के टोटल 6 रूट हैं, जिनके नाम नेट ए से लेकर के नेट एफ तक है। टेक ऑफ के दौरान पायलट को एक रूट एलोकेट कर दिया जाता है, या बाद में भी अगर किसी रूट पर ट्रैफिक ज़्यादा हो तो पायलट को इंस्ट्रक्शन दे के उसका रूट चेंज किया जा सकता है। ये रूट ख़ास तौर पर ऐसे बनाए गए हैं कि जिससे ट्रैफिक स्प्लिट हो जाए और यूरोप जाने वाले जहाज़ों को टेल विंड मिल सके। टेल विंड उसे कहते हैं जो जहाज़ों को पीछे से आकर आगे की तरफ पुश करती है। इस रूट को सेफ रखने के लिए वेदर सैटेलाइट की मदद से दिन में 2 बार स्ट्रीम की लोकेशन देखी जाती है और फिर उस हिसाब से रूट को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। जैसा कि आप इस लाइव विंड मैप में देख सकते हैं, लेफ़्ट में यूएसए है एंड राइट में यूरोप है और बीच का ये सारा अटलांटिक ओशन है। ये वाइट पोर्शन जो पूरा आप देख रहे हैं, ये पूरा जेट स्ट्रीम ही है जो यूएसए से यूरोप तक फैल रही है। नेट ओटीएस के इन 6 रूट को इस जेट स्ट्रीम के अंदर ही रखा जाता है। 5 या 10 मिनटों तक प्लेन की लोकेशन एटीएस को अपडेट ना भी हो तो प्लेन का ऑटो पायलट सिस्टम नेट ओटीएस की रूट की कंडीशन के मुताबिक अपनी स्पीड, एल्टीट्यूड और ऑल्टीट्यूड को मेंटेन रख सके। यही वजह है कि जिससे हमें यूरोप जाने वाले प्लेन्स इसी रूट पर फ्लाई करते हुए मिलते हैं। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आइए लाइव प्लेन ट्रैकर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ अटलांटिक ओशन में यूएस से यूरोप जाने वाले जहाज़ लाइन से ट्रैवल कर रहे हैं, जबकि वापस आने वाले प्लेन इस जेट स्ट्रीम से बहुत दूर देखे जा सकते हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।